उपचुनाव महज उपचुनाव रह नहीं गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है। 4-4 सीट पर चुनाव हो रहा है बिहार में, 9 सीट पर चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 6 सीट पर चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, 5 सीट असम में, और साथ में तो झारखंड का और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी है। तो ये एक पूरा चुनाव का एक राउंड चलेगा, और खासकर आरा में तो और ज़्यादा तैयारी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने जो सबक सिखा दिया, मोदी जी के मंत्री को यहाँ से हरा करके आपने वापस घर भेज दिया, तो अभी ये बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वो बिल्कुल इस चक्कर में है कि किसी तरह तैयारी में हम लोग कुछ भी करके इसमें बदला ले लें। ये कोशिश जारी है उनकी, और हम देख रहे हैं कि हमारे साथी भी मैदान में बिल्कुल डट कर खड़े हैं। और इसीलिए इस बात में तो बिल्कुल 1995 से लगातार राम नरेश जी के समय से आप लोग जीत रहे थे, परिसीमन से पहले, परिसीमन के बाद ज़रूर एक चुनाव हम लोग हारे, लेकिन उसके बाद से लगातार आप जीत रहे हैं। इसलिए जीत पर तो कोई सवाल नहीं है, सवाल है कि आपको निश्चित तौर पर मार्जिन बढ़ाना है, ताकि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार और यहाँ नीतीश जी, ये जो डबल इंजन का बिहार पर हमला हो रहा है और बिहार के लोग बेहद परेशान हैं, तो लोगों को ये संदेश जाए कि ये जो उपचुनाव है ये तो अभी झांकी है, 2025 बाकी है, और 2025 में हम बिल्कुल बिहार को एक नए रास्ते पर ले चलेंगे। ये पिछले 20 साल से नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके जो बीजेपी वाले बिहार को निशाना बनाए हुए हैं, उनको सत्ता से बेदखल करेंगे। आपको मालूम है, बीच में थोड़े समय के लिए नीतीश जी हमारे महागठबंधन में आए थे, और उस समय जब हम लोग थोड़ी देर के लिए सत्ता मिली थी, तो बिहार के लिए एक नई दिशा तय होने लगी थी। उसी दौर में ये जातीय गणना हुई, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, और बिल्कुल पता चला कि विकास विकास नारे तो खूब लगे, पिछले 20 साल से लग रहे हैं, लेकिन उस विकास के चिराग तले घना अंधेरा है गरीबी का। और वो जो महागरीबी उजागर हो गई बिहार में, तो ये भी बात आई कि सरकार गरीबों की मदद करेगी, और जो 95 लाख परिवार हैं जो सबसे गरीब हैं, 6000 से कम कमाई है महीने में, तो उनको 2-2 लाख रुपए की मदद सरकार की ओर से की जाएगी। जो जातीय गणना से पता चला बिहार में किसकी कितनी आबादी है, तो विधानसभा में सभी लोगों ने मिल करके प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में आरक्षण की सीमा वो 50 के अंदर नहीं रहेगी, 50 की सीमा से आगे बढ़ते हुए 65% आरक्षण बिहार में लागू होगा। रोजगार भी लोगों को मिलने लगे। तो ये जो एक नई दिशा तय हुई, आरक्षण में विस्तार, सबके लिए रोजगार, गरीबों के लिए आर्थिक मदद, जैसे ही नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के गोद में फिर चले गए, ये पूरा का पूरा एजेंडा इस एजेंडे पर मुकर गए, पूरे एजेंडे पर। ये जो 2 लाख रुपए देने की बात थी, अब सोचिए 95 लाख लोगों को, परिवार को 2-2 लाख देना है। और अभी हम लोगों ने जब ये हक दो वादा निभाओ आंदोलन शुरू किया कि गरीबों को पहले आय प्रमाण पत्र दो 72,000 से नीचे वाला, और फिर वो 2-2 लाख जो आपने वादा किया वो देना शुरू करो, तो लोग तो सोचे थे कि लोग भूल ही गए थे। नीतीश जी को भी यही, मोदी जी और नीतीश जी यही सोचते हैं कि कुछ भी कह दो, लोगों की याददाश्त ज़्यादा नहीं है, लोग भूल जाएंगे, और 6 महीने में कोई नया मुद्दा आ जाएगा, कोई नया जुमला फेंक देंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि नहीं, माले के लोगों को सब याद है, बिहार के गरीबों को सब याद है, और ये 2 लाख रुपए के लिए लोग चल पड़े हैं, हर प्रखंड में प्रदर्शन हो रहा है, तो कुछ पत्रकारों ने पूछा बिहार सरकार से कि अभी तक कितने लोगों को, कितने परिवार को आपने कितना पैसा दिया, तो पता चला कि 95 लाख परिवार में सिर्फ 40,000 परिवार को, और वो भी 2 लाख नहीं, चंद हजार रुपए पहली किस्त के रूप में दिया गया।
अब बात समझिए, ये जो आरक्षण हुआ 65%, हाई कोर्ट ने रोक लगाई और अब मोदी जी और नीतीश जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं भाई, कोर्ट ने रोक लगा दी। झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे दक्षिण में जो प्रदेश है भारत के नक्शे पर, तमिलनाडु, 69% आरक्षण है और कोई कोर्ट कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि 69% जो आरक्षण है तमिलनाडु का, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया गया। तो बात तो सिर्फ इतनी थी, डबल इंजन की सरकार है, सब कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, बढ़ाने के हक में हैं। तो जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, अभी नीतीश जी के समर्थन से ही तो मोदी जी चल रहे हैं। नीतीश जी अगर चाहते तो कह देते कि भाई हम आपको समर्थन दे सकते हैं कि, लेकिन विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित हुआ 65% आरक्षण का, संसद से भी पारित करके उसको 9वीं अनुसूची में डालना होगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। और वो भी अभी ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं, जैसे भूमि सुधार को डाल दिया, जैसे गरीब के 2 लाख रुपए को डाल दिया है, जैसे शिक्षा सुधार को डाल दिया है। बिल्कुल नहीं कर पाए। अभी ये जो हक दो वादा निभाओ आंदोलन, हर प्रखंड में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। इसके बाद हमने एक पदयात्रा निकाली थी। यहाँ तो उपचुनाव के चलते हम लोग नहीं निकाल पाए, लेकिन पूरे बिहार में शेष हिस्से में बदलो बिहार नया यात्रा 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 11 दिन हम लोग पैदल चले नवादा से पटना, 260 किलोमीटर की दूरी। और पूरे रास्ते में हमने देखा, नवादा में हमारे साथियों ने बताया 80 घर दलित बसे हुए हैं कृष्णनगर में, 15 एकड़ जमीन पर, और आज से नहीं पिछले 60 साल से बसे हुए हैं। और उनको वहां से खदेड़ने के लिए उन घरों को जला दिया गया। लोग सजग थे, किसी तरह जान बचा करके भागे। अगर ये रात में सोए हुए स्थिति में लोग होते और उस समय ये घटना घटी होती तो एक बहुत बड़ा जनसंहार बिहार में हो गया रहता। तो हमने जब पूछा कि भाई क्यों हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो पहली बार नहीं हुआ, पिछले साल भी हमला हुआ, बीच बीच में ऐसा होता रहता है। ये धंधा है कि हम लोगों को इस जमीन से यहाँ से भगाना है। और ये पूरा का पूरा जो भूमि सर्वे जो नीतीश जी ने कहा कि हम 2025 के 25 जुलाई तक इसको पूरा करके बिहार के सारे भूमि विवाद खत्म कर देंगे, तो ये तो पूरे गरीबों के लिए बेदखली की तलवार है, उनके गर्दन पर लटकी हुई है। पूरा बिहार, गरीब की बात नहीं है, आम लोग भी। जैसे असम में जब एनआरसी शुरू हुआ था, उस समय पूरे अफरा तफरी का माहौल था, लोग कागज ढूंढ रहे थे, कागज दिखाओ। तो बिहार में भी वही अफरा तफरी का, अराजकता का, सुरक्षा का माहौल बना दिया। और नीतीश जी कहते हैं कि हम भूमि विवाद खत्म करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने ये मांग उठाई कि भूमि सर्वे पर रोक लगाओ, पहले गरीब जहां बसे हुए हैं उनके जमीन की गारंटी करो। जो 5 डिसमिल जमीन आपने देने की बात की थी, वो 5 डिसमिल दो, पक्का मकान दो, और तब जाकर के भूमि सर्वे कराना बिहार में। ये पूरे यात्रा से हमने ऐलान किया। लोग परेशान निकले दिखे स्मार्ट मीटर से, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर इसलिए कि जो बिहार को स्मार्ट बनाना है, बिहार के गरीबों को स्मार्ट बनाना है, इसलिए उनके घर पे स्मार्ट मीटर लगा देना है। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि 6000 से नीचे हमारी कमाई है। और डबल इंजन की सरकार का खेल देखो, एक है मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर थोप रहे हैं गरीबों पर, और इधर नीतीश जी है 1000 रुपए का बिजली बिल स्मार्ट मीटर के जरिए थोप रहे हैं। तो 2000 रुपए, 6000 से कम कमाई पर एक परिवार का गुजारा हो रहा है, और 1000 रुपए गैस में और 1000 रुपए बिजली में, तो लोग खाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे? और इसीलिए साथी संदीप जी ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि बिहार में जैसे दिल्ली के गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पंजाब के गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, बिहार के गरीबों का भी पूरा हक बनता है कि बिहार के गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री में मिले, बिहार के किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री में मिले। लेकिन नीतीश जी ने उल्टा स्मार्ट मीटर थोप दिया और लोग इससे परेशान हैं। तो हमने भी यही मांग उठाई, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ, 200 यूनिट बिजली गरीबों के लिए फ्री करो। हमने इस यात्रा में देखा
बच्चे कितने परेशान है बिहार में। हमारी यात्रा में चलने लगे हमारे साथ साथ क्लास 8 के बच्चे, क्लास 9 की 2 छात्रा। जब हम लोग चले जहानाबाद से मसौड़ी की ओर तो वो पूरे 5-7 किलोमीटर 2 छात्रा हमारे साथ चलने लगी। हमने लोगों से पूछा कि आपके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है, तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में हमें बेहतर शिक्षा मिले और ये जो प्राइवेट का चक्कर हमारे ऊपर थोप दिया गया, जो महंगी शिक्षा है, उससे छुटकारा मिले। सरकारी स्कूल में हमें बेहतर शिक्षा मिले। स्कूल उनके लिए एजेंडा है। और नीतीश जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुली छूट दे रखी, गिरिराज सिंह जी मंत्री हैं, उनकी भी एक यात्रा निकली थी और उस यात्रा में हमने देखा कि उन बच्चे जहां स्कूल की बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह त्रिशूल की बात कर रहे हैं। त्रिशूल बांट रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि घर में त्रिशूल रखा करो। और एक नारा कहां से ले आए हैं कि बटोगे तो कटोगे। कहां से ये नारा आ गया? ये अंग्रेजों के जमाने की बात, फूट डालो और राज करो। आप उसी के नक्शे कदम पर देश में फूट डालना चाहते हैं। बांग्लादेशी हल्ला कर रहे हैं। बंगाल में भी हम देख रहे हैं बांग्लादेशी बोल रहे हैं, झारखंड में भी बांग्लादेशी बोल रहे हैं और यहाँ बिहार में भी आकर के बांग्लादेशी बोल रहे हैं। कहाँ से बांग्लादेशी आ जाएंगे? भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, क्या उस सीमा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है? सीमा सुरक्षा बल नहीं है? क्या वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो किसके मातहत काम करती है? मोदी सरकार के मातहत। उसके मंत्री हैं अमित शाह। अगर हिंदुस्तान की सीमा पार करके कहीं से भी कोई गैर कानूनी ढंग से बिना कागज पत्तर अगर कोई घुस रहा है तो सबसे पहले तो मोदी जी की सरकार की विफलता है, नाकामी है। आपको उसका जवाब देना होगा देश को। और उल्टे आप लोगों को डरा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस गए हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि सारे बंगाली डरे हुए हैं कि बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी में कौन कैसे फर्क करेगा, कि कौन बांग्लादेश से आया हुआ बांग्लादेशी है और कौन पश्चिम बंगाल से गया हुआ बांग्लादेशी है। जब इसी तरह से नफरत का माहौल बनाया जाता है तो हमारे बिहार के मजदूर वो भी महाराष्ट्र में मारे जाते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। बंगाल के मजदूर वो जहां भी जाते हैं उनके ऊपर बांग्लादेशी कह करके हमला होता है। पूरे देश में गरीबों को परेशान करने के लिए, मजदूरों को परेशान करने के लिए, रोजगार तो है नहीं, रोजगार देने की बात भी नहीं है, और गरीब अगर कहीं भी कमाने के लिए जा रहे हैं तो उनको प्रताड़ित करने के लिए पूरी साजिश है। इसीलिए साथियों बिल्कुल साफ है, ये जो नीतीश जी जिस तरफ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी वाले अब इस चक्कर में हैं कि अब नीतीश जी तो चंद दिनों के लिए हैं, 20 साल हो गया है, तो नीतीश जी के पीछे जो थे वो अब आगे आना चाहते हैं। और वो जो हमारे साथी बता रहे हैं कि बुलडोजर पूरे झारखंड में भी और यहाँ भी जगह आजकल देख रहे हैं कि बुलडोजर से पुष्प वृष्टि, बुलडोजर से वो लोगों को माला पहनाते हैं, फूल गिराते हैं। और हमको पता है कि जो बुलडोजर है वो फूल गिराने के लिए नहीं है, वो माला पहनाने के लिए नहीं है। ये बुलडोजर गरीबों को घर जलाने के लिए, ढहाने के लिए, और खास तौर पर हिंदुस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी पहचान मिटाने के लिए जो हम देख रहे हैं बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में कायम किया गया। लेकिन समय बदल रहा है, लोकसभा चुनाव ने बता दिया। उसी उत्तर प्रदेश में लोगों ने बुलडोजर को धता बताते हुए उसी अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी जो जनरल सीट से सपा के उम्मीदवार थे, दलित उम्मीदवार थे, आज जीत करके सांसद बन करके वहां दिल्ली पहुंच गए हैं। यह है बदलता हुआ समय हिंदुस्तान का। और उस बदलते हुए समय में तो उत्तर प्रदेश और बिहार भी, ये जो चारों सीट इस समय है, इसमें 3 सीट हमारे पास थी। रामगढ़ की सीट, आपके बेलागंज की सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास, तरारी की सीट माले के पास, और इमामगंज की सीट वो जीतन राम मांझी जी के पास। लेकिन हमने देखा गया में लोग कितने परेशान है, कितने दुखी हैं। पूरे गया में जहां से भी हम लोग गुजरे, हर जगह लोगों की एक शिकायत है कि गया को दलित उत्पीड़न का केंद्र बना दिया गया। पूरे गया में
आप कहीं जाइए तो कहीं राजकुमार माझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम लोग गया शहर में जब थे, ललिता देवी हम लोगों के साथ चल रही थी, उनके पति सज्जन माझी खिजरसराय के थे, उनकी हत्या कर दी गई पीट पीट करके। 100 रुपये मजदूरी मांगने गए थे मालिक के पास, और टेकारी के रास्ते पर वहाँ संजय माझी मिले, जिनका हाथ काट लिया गया, बाह काट लिया गया, सर काटने की कोशिश थी। किसी तरह उन्होंने हाथ आगे करके बचाने की खुद को कोशिश की तो उनके हाथ चले गए, और अभी तक कोई मुआवजा नहीं। वो खड़े थे रास्ते पर कि अभी तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है, ये परिवार हमारा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे चलेगा। तो ये पूरे दलित उत्पीड़न का अड्डा बना दिया गया। उसी गया में वहाँ हमारे साथियों ने एक जगह दशरथ माझी की एक मूर्ति लगाई है, वहाँ भी लोगों को गांव से उजाड़ा जा रहा है। और जीतन राम माझी जी सांसद हैं, मंत्री हैं, चुनाव जीतना है, चुनाव के लिए पूरा लगे हुए हैं। तो चुनाव के लिए अगर लगे हुए हैं तो जिस समय लोगों पर हमले होते हैं उस समय कहाँ चले जाते हैं। उस समय सुन रहा है कि चिराग पासवान जी भी आएंगे, रोड शो करेंगे, कर रहे हैं, तो चुनाव के लिए रोड शो। लेकिन ये जो भरत माझी की हत्या कर दी गई महाराजगंज में मूछ रखने वाले, और लोगों को इतना लगा कि भाई ये 21वीं सदी है, जिसको जैसे रहना है वो लोग रहेंगे, संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अभी 25 नवंबर को हमारे हिंदुस्तान में संविधान पारित होने के 75 साल पूरे हो जाएंगे। 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, 13 को आप वोट डालेंगे। याद रखिएगा 25 तारीख को संविधान पारित होने के 75 साल पूरे हो जाएंगे। वो संविधान, जिस संविधान ने पहले पन्ने पर हिंदुस्तान की जनता से वादा किया, इस देश में संविधान की नजर में सभी लोग बराबर हैं, धर्म कुछ भी हो सकता है, भाषा कुछ भी हो सकती है, कोई शाकाहारी कोई मांसाहारी हो सकते हैं, हमारे रीति रिवाज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान में सब लोग बराबर हैं। सिर्फ एक वोट की बराबरी नहीं, आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी। सबको न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, और सबके बीच में भाईचारा होगा। चाहे भाषा कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, पुरुष हो महिला हो, सबके लिए। और इस भाईचारे को तोड़ करके, त्रिशूल ला करके, अपराधियों को सामने ला करके, अपराधियों को विधानसभा में, संसद में भेज करके क्या करना चाहते हैं? बिहार को बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव से जबरदस्त ढंग से ये संदेश दे दीजिए। इस बार तो हम लोग पहले 3 सीट पर काबिज थे, इस बार 4 सीट हम लोग जीत जाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग। और पिछली बार जितने मार्जिन से जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन ला करके भारी बहुमतों से हमें जीतना है। साथियों, चुनाव सिर्फ कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका खेल नहीं है। चुनाव है हमारे जिंदगी की लड़ाई है, हमारे सवाल है, अपनी बात है। और वो अपनी बात, सुदामा जी गए हैं वहाँ तो हमारी बात कह रहे हैं, राजू जी जाएंगे तो आपकी आवाज को और मजबूती से बुलंद करेंगे। तो जो आवाज हमारी है वो तो चाहते हैं कि हमारी आवाज को खामोश कर दिया जाए, हमारी कोई सुनवाई ना हो। सिर्फ इस देश में किसकी बात चलेगी? नफरत की बात चलेगी, अडानी अंबानी के पूरे लूट का। अभी झारखंड का चुनाव हो रहा है, कह रहे झारखंड जीतना है। किस बात के लिए जीतना है? झारखंड से पलायन रोकने के लिए, झारखंड के आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार उसको सुनिश्चित करने के लिए नहीं। वो चाहते हैं कि अडानी का अड्डा बन जाए, लूटखंड बन जाए, जैसे उड़ीसा, जैसे छत्तीसगढ़, उसी तरह झारखंड जीत करके अडानी का पूरा त्रिकोण को पूरा कर देना चाहते हैं। और बिहार में तो बिल्कुल नीतीश जी को सामने रख करके, और अभी भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह, सारे लोग लगे हुए हैं। बस फर्क इतना है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी के सारे लोग लगे हुए हैं, सब लोग यहाँ एक से बढ़कर एक। और इसीलिए मोदी जी की भाषा में, योगी की भाषा में बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं और बिहार के लोगों को डराना चाह रहे हैं बुलडोजर दिखा करके। इसीलिए साथियों, इस चुनाव में बिल्कुल डरना नहीं है। 1 नंबर पर आपका राजू जी का नाम है।
झंडे पर 3 तारा चुनाव चिन्ह है। लोग बखूबी इस चुनाव चिन्ह को पहचानते हैं। अभी तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी पहचानते हैं, हमारे मुकेश जी की पार्टी के साथी भी पहचानते हैं, गठबंधन कांग्रेस के साथी भी पहचानते हैं। सबको इस चिन्ह के बारे में जानकारी है। बस जरूरत इस बात की है कि 13 तारीख को सुबह से बिना देर किए पहला वोट इंडिया गठबंधन को, माले को, झंडे पर 3 तारा पर। और जब तक चुनाव होगा, जब तक वहां बूथ खुला रहेगा, तब तक वहां से हटना नहीं है। एक एक वोट, पहला वोट भी राजू यादव को और आखिरी वोट भी राजू यादव को झंडे पर 3 तारा पर डाले और भारी मतों से ये आपकी लड़ाई है। साथी राम नरेश जी आज हमारे बीच में नहीं है और एक हमें मॉडल दे करके गए थे कि सांसद हो, विधायक हो तो कैसा होना चाहिए। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत को हम लोग आगे बढ़ाएं, मास्टर जगदीश के विरासत को आगे ले चलें, साथ ही रामेश्वर यादव की विरासत को, कॉमरेड बूटन की विरासत को आगे ले चलें। और ये विरासत है लड़ने वाली विरासत, बिना थके, बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके आगे लड़ते चलना है, ताकि ये देश हमारा है, इस देश में संविधान हमारा है और पूरे हिंदुस्तान में हमें गरीबों का राज, इंसाफ का राज, संविधान का राज स्थापित करना है, ताकि ये जो जुल्म का राज, दमन का राज, लूट का राज हमारे ऊपर थोपने की साजिश हो रही है, हम इस साजिश को इस देश में पूरी तरह से चकनाचूर कर सके। तो आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक वोट दीजिए और 23 तारीख जब रिजल्ट निकले तब बिल्कुल ये पता चले कि 2025 में बिहार रास्ता तय हो गया है, कि 2025 में बिहार बदल जाएगा और इंडिया गठबंधन की भारी जीत होगी। जो 2020 में चंद सीटों से हम लोग पीछे रह गए, 2024 के लोकसभा में भी हालांकि शाहबाद में हम लोगों ने अच्छा किया, बगल में जहानाबाद में भी पाटलिपुत्र